स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज आपकी क्लास होने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट की रहे जो ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर एवं लिपिक की जो भर्ती आई है उसके लिए हम जीएस यानी जनरल सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर यानी पेपर सेट करने वाले हैं। बेस्ट मॉक पेपर रहेगा आपके लिए जो आपको 15 दिन 15 सेट कराए जाएंगे और 25 अंक का आपका सामान्य अध्ययन आएगा, जिसके लिए आपका ये बेस्ट मॉक रहेगा। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। 15 दिन लगातार 15 दिन हम लोग 15 मॉक टेस्ट करने वाले हैं जीएस यानी सामान्य अध्ययन के, ठीक है। जो 25 नंबर के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन। आप लोग हमेशा एक्टिव रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। 15 दिन लगातार हम 15 मॉक टेस्ट कराने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, जीएस के। तो आपको करना है 15 प्रैक्टिस सेट जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी कि 99% सटीक पेपर पैटर्न रहेगा और बेहतरीन प्रश्नों पर आधारित रहेगा, ठीक है। और हम 2 नवीनतम विगत वर्षों के पेपर्स भी आपको कराने वाले हैं, ठीक है। आइए, हम एक महत्वपूर्ण बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड जिसके हम लोग बेस्ट मॉक पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट में पहला प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में नए हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी। आपको बताना है कि जो तीसरी बौद्ध समिति थी वो किस शहर में आयोजित हुई थी। तो यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर। तो आपको बताना तीसरी कहाँ हुई थी। तो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है। तीसरी बौद्ध समिति जो थी वो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र शहर में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे, ठीक है। आपको याद रखना है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है इसमें, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया। आपको बताना है किसने भारत का दौरा किया था। फायान, ह्वेनसांग, अश्वघोष या वसुमित्र। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो किसने किया था, तो वो किया था आपके फायान ने, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में फायान ने भारत का दौरा किया था। उसने 401 से 410 ईसा तक भारत में निवास किया। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा था। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो आपको बताना है किसमें से नहीं गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद होगी, ठीक है। वो क्या है, मित्र पर गमछा, ठीक है, झार, ठीक है। तो आपको बताना है मित्र पर गमछाधार। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ती से त्रिपुरा, ठीक है, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से आपको बताना है मध्य प्रदेश, ठीक है, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आपको देखना इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है आपका, वो उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको बताया है मैंने। तो वो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है सुएज नहर, बाल्टिक नहर, बेलड नहर या कील नहर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो किससे जुड़ा हुआ है, सुएज नहर से, ठीक है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा मिस्र की नील नदी घाटी के निचले भाग को सिनाई प्रायद्वीप से पृथक करती है। 165 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण 165 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण कार्य 1859 से ईस्वी में प्रारंभ किया जाता है। यह नहर हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। आपको पता नहीं इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो वो कौन सी है, कश्मीर, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली। तो वो आपकी हो जाएगी फारसी, ठीक है। फारसी संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। आपको बताना परिवहन, दुग्धालय, जूते का कारखाना, ये बैंक। तो आपको बताना कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है। तो आपको बताना तो इसका क्या हो जाएगा, दुग्धालय, ठीक है। दुग्धालय प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन आदि सभी आते हैं। द्वितीयक में विनिर्माण शामिल है
और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, दिया गया आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में, नहीं माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन, पेरिस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिया गया है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? आपको बताना है। ठीक है। गुलाब सोने में सोने के अलावा और अन्य कौन सी धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या शामिल होता है? मिश्र धातु गुलाब सोना में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना था? आपको बताना उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश। तो 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखिएगा, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय की एक प्रशासनिक इकाई बनी। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया। ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है बिकिया, बिपाशा, पितारता, ये बितारा। तो आपको बताना है ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो वो क्या नाम था? वो था बिपाशा। ठीक है। और भी नदियां हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग नाम था। जैसे चिनाब को अश्विनी कहते थे, रावी को परसुनी कहते थे, झेलम को बितिस्ता, ब्यास को बिपाशा और सतलज को सतद्रीड़ कहते थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन अभी यही है, हम लोग ध्यान दिया गया है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं। आपको बताना कि अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो वो आपको बताना, गुप्त, मौर्य, सातवाहन या वर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हुआ था सातवाहन वंश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिया गया है किस मुगल काल के शासन काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? आपको बताना है किस मुगल सम्राट के शासन में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। तो वो किसके शासन में किया गया था? वो शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है। इसकी व्याख्या एक बार मैं आपको करके बता दूँ। मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। वर्ष 1739 ईस्वी में जब ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो भारत छोड़ने से पहले वह इस सिंहासन को अपने साथ ईरान ले गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, दिया गया ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है रिपन, डलहौजी, हार्डिंग या डफरिन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हार्डिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको स्थानांतरित किया था तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है। और हार्डिंग सेकंड जो है, इसका शासनकाल क्या था? 1910 से 1916। ठीक है। भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण हुआ था। ठीक है। अगर आपसे वास्तविक स्थानांतरण पूछेगा तो आपको 1912 लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया ताजमहल का वास्तुकार था। आपको बताना है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, रहीम या खफी खां। तो आपको बताना है। तो इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद ईसा। ठीक है। 64 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कि गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, यानी बाएं और दाएं दोनों किनारे की सहायक नदी होती हैं। तो आपको बताना है कौन सी नहीं है, घाघरा, कोसी, यमुना या गंडक। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यमुना। ठीक है। गंगा नदी की यमुना नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो वो है रामगंगा, ठीक, और आपकी कौन सी हो जाएगी? गोमती। ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब आपकी बाएं किनारे की नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपको बताना छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो सर्वाधिक किसका है? तो वो है केरल का। सही है। सबसे ज़्यादा कितना है? 1084। ठीक है। एक अकेला मात्र ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है। और भारत का लिंगानुपात पूछे तो कितना है? वो है 943। ठीक है। और सबसे कम किसका है? तो वो है हरियाणा का।
ठीक है, आपको बताना है वो किसका है, वो हरियाणा का है। हरियाणा का कितना है वो आपको याद रखना है। तो हरियाणा का कितना है, वो है 877। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है दीर्घ ज्वार आते हैं। आपको बताएं दीर्घ ज्वार क्यों आते हैं, कब आते हैं, केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को, ना तो पूर्णिमा को ना ही अमावस्या को। तो आपको बताना है ये कब आते हैं, तो ये आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में दो अवयव होते हैं। आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में दो अवयव कौन कौन से होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, मनुष्य एवं पहाड़, पादप एवं जंतु, पेड़ एवं कवक, जैविक एवं अजैविक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो होते हैं जैविक व अजैविक। अगला क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार यानी बायोमास अधिकतम है, झील, तालाब, वन या घास भूमि। तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा वन का। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है जिनमें सबसे अधिक जैव भार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, दिया गया राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत है। और क्या दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो आपको बताना है पीसी महालनोबिस, BKRV राव, CN वकील या BN गॉडविल। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देना। ठीक है, और तेजी से औद्योगिकी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया, देखिए आपको ध्यान रखना 3, 6, 5, 12। ठीक है, और इधर दिया 7, 2, 4 और 13। तो ये बीच में दिया गया है आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पता नहीं, 12 - 5 × 7। ठीक है, 3 और + 6, यानी इसको हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए 12 × 5, ठीक है, यानी -5 गुणा 3 + 6। ठीक है, तो 12 में से 5 गया 7 × 3 + 9 कितने हो गए, 3 और 6 9 हो गए, तो 9 × 6 7, 9 × 7 63 हो गया। ठीक है, ये 63 हो गया। इसी तरह से हम इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको करेंगे हम लोग 11 - 6 गुणा 8 + 5। ठीक है, 13 हो गया ये, और इसमें से 5 निकाले तो ये कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 65 हो जाएगा। अगला दिया गया है, अनुक्रम में अक्षरों का अगला समूह क्या होगा। आपको बताना है ABBCDEGFKL। ठीक है, तो इसका अनुक्रम में अगला क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ A से B 1 हुआ, B से C 1 ऐड हुआ, D से E 1 ऐड हुआ। तो इसी तरह से इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का, तो वो आपका हो जाएगा P से Q 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 74, फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अज्ञात है 12 से 8 हो रहा है और ये 80 हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है किस तरह से हो रहा है, यानी 12 में से 8 अगर आप घटाएंगे, 12 का स्क्वायर करके और 8 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, जैसे 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 8 का कितना हो गया 8 × 2 = 64, इतना हो गया। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 25 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करके, ठीक है, तो आपको बताना 25 का स्क्वायर करना है और 21 का करना है, इसको घटा के कितना आ जाएगा, तो इसको घटा के आ जाएगा 184। अगला क्वेश्चन है, दिया गया उस संख्या का युग्म का चयन करें जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित है। आपको बताना है, ठीक है, जैसे 64 का 21 का अनुपात 1 से है, उसी तरह से आपको बताना है जैसे 2 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2:22 दिया है तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ रहा है। उसी तरह से 93 दिया है, 93/3 दिया है, तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका B। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C, ग्रुप D और स्टेनोग्राफर के लिए सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने आज पहला
बेस्ट मॉक पेपर क्या है, 15 दिन लगातार 15 दिन अच्छी तैयारी के लिए 15 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे 25 अंक के, आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।